हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास पे आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी बसंत भाग 1 के पद्य से यानी कि काव्य रचना से हम यहाँ पर एक गीत पढ़ रहे थे, साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है और नया दौर फिल्म आजादी के बाद जो है ये गीत लिखा गया है, जब नए भारत का निर्माण हो रहा था। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, हम सभी को जो है क्या करना चाहिए, एक साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो नए भारत के निर्माण में हम सभी भारतवासियों को साथ बढ़कर एक साथ जो है काम करना चाहिए, इसी पर ये गीत लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास में हम पहले इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए, गीत का शीर्षक है साथी हाथ बढ़ा, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने और ये गीत लिखा गया है नया दौर फिल्म के लिए। ये लिखा गया था, ये गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। और यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है कि हम सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को जो है आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख का चक्र, जीवन में हमें सुख और दुख है वो हमेशा आता रहता है। ठीक है, हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए और दुनिया में हर बड़े से बड़ा चीज जो है छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है। जैसे बोलते हैं ना, एक जो चट्टान है वो एक कण से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमें जो है छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करके हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, तो यहाँ पर हमें कवि क्या कहते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या कहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। कवि कहते हैं कि हम लोगों को जो है मिलजुल करके काम करना चाहिए और इन पंक्तियों में कवि ने हमें मिलजुल करके काम करने के लिए प्रेरित किया है। वो हमें बता रहे हैं कि हम सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अगर कुछ करने का प्रयास करे तो वो थक जाता है, परंतु अगर हम सब मिलजुल करके काम करें तो बड़े लक्ष्य को भी हम आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इसलिए हम सभी को जो है मिलजुल करके काम करना चाहिए। बोझ यानी कि यहाँ आपको कठिन शब्द लिखाए हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो इन्हें भी लिख लीजिएगा। तो कवि कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सभी को मिलजुल करके काम करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला यदि काम करता है तो वो थक जाता है। और आप देखते हैं जब आप साथ में काम करते हैं तो आपको ये पता भी नहीं चलता है काम कितना हो गया, लेकिन अकेले में आपको बहुत ज्यादा भारी लगता है वो चीज। ठीक है, तो जब हम मिलजुल करके काम करते हैं तो बड़े लक्ष्य को भी हम पा सकते हैं। तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कवि कहते हैं कि अगर हम जो है हम सभी लोग मिलजुल करके कार्य करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक भी हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, और देखो जब हम मिलजुल करके काम करते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, और जब हम लोग सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो हम सभी की मेहनत से, अब यहाँ सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, इसका भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि हम जो है यदि हम सभी मिलजुल करके काम करें तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या सागर कभी रास्ता छोड़ता है? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लगाए कि अगर हम साथ मिलजुल के काम करें तो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो काम हो जाता है। एकता में बल है ना। पर्वत ने शीश झुका, यानी पर्वत ने शीश, क्या पर्वत आपको शीश झुकाएगा? लेकिन बड़ा लक्ष्य जो है हम पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये नए भारत के निर्माण के लिए यहाँ पर कवि ने गीत गाया है कि हम सभी मिलजुल करके एक नए भारत का निर्माण करें। कहते हैं कि भारत के निर्माण में हम सभी को जो है हिस्सेदार बने। कवि कहते हैं मेहनती लोगों ने जब भी मिलजुल करके काम किया है, सागर और पर्वतों को भी पार कर दिया है। कवि कहते हैं हमारी बाहें, आगे उन्होंने क्या कहा है, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें।
तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम यदि चाहें, यदि हमने चाहा तो चट्टानों में भी हम रास्ते क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप देखते होंगे पहाड़ी इलाकों में जो है रास्ते बने होते हैं और वो इतने भयंकर चट्टान होती हैं, वो भी मिलजुल कर वे जो वहां पर जो श्रमिक होता है वो काम करता रहता है। ठीक है, तो वहां पर जो वो मजदूर हैं वो रात दिन काम करके एकजुट हो करके वो काम करते हैं। अगर आप एक ही मजदूर को लगाएंगे तो वो जो रास्ता है वो कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन वो सभी लोग मिलजुल करके, एक साथ मिलजुल करके, एक होकर के काम करते हैं, इसलिए उन भयंकर चट्टानों में भी वो रास्ता बना देते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि हमारी जो बाहें हैं वो और सीने हैं वो फौलादी हैं, यानी कि वो किसके, लोहे की तरह मजबूत है। ठीक है, और यदि हमने चाहा तो हम चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं, साथ ही हाथ बढ़ा। ठीक है, अब आप कैसे इन पंक्तियों का, मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था, आप संदर्भ लिखिएगा, इसका प्रसंग लिखिएगा, और बहुत सरल भाषा में ये लिखा गया है। शब्दार्थ आप लिख सकते हैं, बाकी आप भावार्थ और उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी शब्दार्थ जो भी यहाँ आपको कठिन शब्द दिख रहे हैं उन सभी के हमने यहाँ पर आपको लिखा दिए थे। अब आगे देखिए क्या कहा है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी बसंत भाग 1 के काव्य खंड से ली गई है और इसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी जी। और इस कविता में, अब प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने यहाँ एक साथ मिलजुल करके काम करने को प्रेरित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और व्याख्या तो आप अलग अलग पंक्तियों की इस प्रकार से लिखेंगे ही। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अब यहाँ लेखक क्या, कवि क्या कहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा यानी भाग्य की रेखा, मेहनत करना हमारे भाग्य की रेखा है, हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से क्या डरना, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, अब क्योंकि देखो कल क्या था, क्योंकि पहले गुलाम भारत था और ये गीत लिखा गया है स्वतंत्रता के तुरंत बाद। और यहाँ पर गैर किसे कहा गया है, गैर कहा गया है अंग्रेजों को, पराया किसे कहा गया है, अंग्रेजों को। देखिए जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले हमारे भारतवासी काम करते थे अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ हम अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए काम करेंगे। तो यहाँ अब लेखक जो हमारे कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल तो हमने अंग्रेजों के लिए किया, लेकिन आज जो है हम अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, यानी कि अगर हम सभी पर दुख आए तो वो सबका है और सुख है तो वो सभी का है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं हमारा लक्ष्य भी एक है, हमारा जो रास्ता है वो भलाई का होना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो अब देखिए भावार्थ आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्या इसका भावार्थ है। कहते हैं यहाँ पर कभी हमें प्रेरणा देते हुए कहता है कि मेहनत ही हमारी नियति है, यानी हमारे भाग्य की रेखा है, अतः इससे क्या डरना। अतः अभी तक दूसरों के लिए परिश्रम करते रहे, अब परिश्रम करने की बारी अपनों के लिए आई है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य लोगों को याद दिलाने से है कि कल तक गैरों अर्थात अंग्रेजों के लिए काम किया और अब अपने लिए अर्थात आजाद भारत के निर्माण के लिए हमें काम करना है। साथ ही कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है कि हमें जो है सुख दुख हमारे जीवन में आता रहता है, क्योंकि यह तो एक क्रम की तरह जो है जीवन में चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा या दुख ही दुख होगा। सुख और दुख ये हमारे जीवन के क्रम है। ठीक है, अतः अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। साथ में देखिए नेक्स्ट पंक्ति में, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। आगे की पंक्ति में कवि ने क्या कहा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब दरिया होती है नदी, कतरा यानी एक एक बूंद मिल करके क्या बन जाती है, क्या नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने एकता में कितना बल है, ठीक है, ये हमें बताया है कि एकता में बल कितना है।
जब हम एक होकर के, कितनी ताकत है एकता में है, जब हम एक होकर के काम करते हैं तो उसमें कितनी ताकत है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एकता की ताकत को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, यानी कि नदी बन जाती है। बूंद बूंद मिलकर के नदी बन जाती है, और छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के सहरा यानी कि रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो राई का एक छोटा सा सरसों का दाना आपने देखा होगा, इस छोटे से कण से क्या बन जाता है, एक पर्वत बन जाता है। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि हम साथ में काम करें, यदि हम सभी मिलजुल करके काम करें, तो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं और किस्मत के लिए जो है रोते हैं कि हमारी किस्मत में ये नहीं था, वो नहीं था, उन सब को जो है यहाँ पर एकता की ताकत बता रहे हैं हमारे कवि कि यदि हम एक हो करके काम करें तो हम अपनी किस्मत को जो है क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने भाग्य को पलट कर रख देने की हम में ताकत हो जाएगी यदि हम मिलजुल करके काम करेंगे। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं वो सभी आपने लिखा है, और देखिए किस प्रकार से आपको लिखा कविता आती है। तो जब आप कविता लिखेंगे, अब जैसे सपोज आपके पास काव्यांश ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक से एक जो अंतिम पंक्तियां हैं, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे डॉट डॉट करके, और लास्ट में आप लिखेंगे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, फिर आप इसमें प्रसंग लिखेंगे, और फिर आप इसकी आप व्याख्या करेंगे या आप भावार्थ लिखेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ व्याख्या नहीं लिखनी है, भाव भी आपको बताना है कि कवि का यहाँ कहने का क्या भाव है, क्या कवि यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कवि का यहाँ पर क्या, अब संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के साथी हाथ बढ़ाना से ली गई है, और इसके कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। प्रसंग में आप लिखेंगे, आप जैसे यहाँ पर एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तो यहाँ पर कवि जो है एकता में कितनी ताकत है, इसका यहाँ पर इन्होंने व्याख्या की है कि एकता से जो है कितनी ताकत है एकता में। ठीक है, तो अब यहाँ व्याख्या आप लिख लेंगे, भावार्थ भी लिखेंगे। सिर्फ व्याख्या नहीं करनी है, भाव भी बताना है, कवि का भाव क्या है इन पंक्तियों में। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे। और साथ में देखिए प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं कविता से। तो यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न हैं, चलिए इन प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। प्रश्न लिखिएगा। चलिए प्रश्न पहला है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी से घटते हुए देख सकते हो। अब पहले प्रश्न को हमें समझना है, क्या कहते हैं यहाँ पर, इस गीत में क्या लिखा था, एक साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जैसा कि आपको इस कविता में पिक्चर में भी दिखा कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप सभी देखते हैं आपके चारों तरफ जो है क्या करते हैं, मजदूर काम करते रहते हैं, और वो सब एक होकर के काम करते हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में कर दे, पैदा कर दे राहें। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि का कहने का क्या तात्पर्य है,
किसके लिए ये संबोधित कर रहे हैं, ये कविता किसके लिए संबोधित की जा रही है? ये उस श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए आप देख सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, मजदूर जो हैं, आपके बगल में ही कभी घर बनते हैं तो मजदूर क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आप पिक्चर में देखिएगा कि ये जो मजदूर हैं ये एक साथ मिल करके काम करते हैं। अब जब छत पड़ती है तो कुछ यहाँ पर मसाला बनाते हैं, जैसे ये जो है यहाँ पर मटेरियल बना रहे हैं। फिर जो है कुछ उसे तसले में उठा करके, एक जो है क्योंकि ऊपर छत पड़ती है, छत ऊपर होती है, तो देखो दूसरा श्रमिक यहाँ से जो है उस तसले में वो मसाला, वो मटेरियल उठा करके दूसरे के पास, यहाँ पर भी जो है एक तरह से यहाँ पर एक स्टैंड बनाया जाता है ताकि वहां पर कोई श्रमिक जो है वहां पर खड़ा रहे, कोई मजदूर वहां पर खड़ा रह सके। फिर ये जो है तीसरे के पास देगा और ऐसे ही ये तीसरा ऊपर देगा और ऐसे एकता में जो है अंत में ऊपर तक ही आपका। तो ये जो है अब देखिए, एक ही यहाँ पर होता तो वो क्या करता, वो यहाँ से ऊपर ले जाता और इसमें बहुत टाइम लग जाता। लेकिन ये जो मजदूर हैं, आप देखते होंगे आपके आसपास जब छत पड़ती है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है एक साथ एकता में कितना बल है, कितने बड़ी बड़ी मंजिलें, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें ये लोग जो श्रमिक वर्ग है ये जो है एक साथ बना लेते हैं। तो ये एकता में इनकी जो है ताकत है, एकता से जो है ये फटाफट, और इनको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि साथ में सभी काम करते हैं। तो ये जो कविता है ये श्रमिक वर्ग की जिंदगी के घटते हुए आप भी इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या किया गया था आपको कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके आसपास इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि जो श्रमिक वर्ग है उनकी जिंदगी के घटते जो क्रम होते हैं उनको हम देख सकते हैं, सभी देखते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो वो थक जाता है, परंतु अगर हम मिलजुल करके काम करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पर पहुंच सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें भी ये लोग बना लेते हैं, ठीक है। जिन घरों में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ऐश आराम करते हैं, उन सब को जो है ये मजदूर अपनी मेहनत से बनाते हैं, अपनी एकता से वो बनाते हैं, परिश्रम करके जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जो है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहले तो आप पंक्तियों को लिखेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, जो पहली 4-5 पंक्तियां हैं उन्हीं को आप लिख लीजिएगा। और फिर आप लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं ये हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी एक साथ जो है काम करते हैं। और अगर एक व्यक्ति, एक श्रमिक, एक श्रम व्यक्ति ही इसमें श्रम करे, परिश्रम करे, तो ये जो है ये लक्ष्य पाना नामुमकिन है उसके लिए भी, और ये जो है इसमें बहुत समय भी लग जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि एक व्यक्ति उसे करते करते थक जाए, आगे वो हार मान ले, वो नहीं कर पाएगा आगे। लेकिन जब ये एक साथ काम करते हैं तो तब ये काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ एकता में वो काम करते हैं, एक होकर के काम करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। तो यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा। क्या ऐसा संभव है कि सागर आपको रास्ता छोड़ देगा? पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ही आपको शीश झुका दे, ये संभव है? यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है, लेकिन भाव यहाँ पर कवि का क्या है? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इन पंक्तियों द्वारा शाहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है, ठीक है, कि यदि मेहनत करने वाले मिल करके कदम बढ़ाएं तो समुद्र भी जो है उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाता है, अर्थात आने वाली जो बाधाएं हैं वो स्वयं ही टल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने पर्वत या सागर आ जाता है, कठिनाइयां आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य, भावार्थ यहाँ पर ये है कि जो हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो स्वयं ही उसका जो है समाधान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ ये है,
ठीक है, अर्थात आने वाली जो बाधाएं हैं वो स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काट कर मार्ग बना पाया और सागर में पुल का निर्माण कर पाया है, चांद तक पहुंच गया है। और आज मनुष्य ने जो है इतना अपना विकास कर लिया है कि सागर में भी उसने रास्ता बना लिया है, ठीक है ना। और पर्वत यानी कि चट्टानों पर भी वो रास्ता बना चुका है, यहाँ तक कि चांद पर भी मनुष्य पहुंच गया है, लेकिन वो भी एकता से, ठीक है, एक साथ काम करके, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गीत में सीने और बाहें, बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। इस गीत में सीने यानी हमारी जो छाती है और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। फौलादी मैंने यहाँ लिखाया था लोहे की तरह मजबूत फौलादी कहते हैं, ठीक है। तो मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो इसके लिए हमारा सीना भी मजबूत होना चाहिए, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा है इस गीत में कि मजदूर के सीने और जो बाहें हैं वो क्या हैं, फौलादी हैं, क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो मजबूत हैं, और इसके लिए उनके जो सीने और बाहें हैं वो भी मजबूत हैं, ठीक है। तो ये कुछ गीत से आपके प्रश्न थे। अब जैसा कि आप देखते हैं हम गीत से आगे यानी कि उसके आसपास जो प्रश्न होते हैं उनसे भी हम प्रश्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। तो ये जो गीत से आगे प्रश्न होते हैं ये आपने अपनी विचार शक्ति से अपने शब्दों में और अपने सोच से जो ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों मानते हो। जैसे जो मजदूर होता है ना, तो वो आपस में जो सारे मजदूर होते हैं वो एक दूसरे के साथी हैं, एक साथ काम करके वो चलते हैं। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर आपको लिखना है। तो ये गीत से आगे के प्रश्न है, ये प्रश्न आप करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और क्यों। अब देखो ये अपना, आपका हर बच्चे का ये प्रश्न का उत्तर अपना होगा, ठीक है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, ठीक है ना। कक्षा में, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है कि वास्तव में हमारा सुख और दुख जो है एक है। तो आपको ये कहाँ कहाँ जो है महसूस होता है ये आप लिखेंगे। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, ठीक है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो ये तो देखो, हमें जब साथ में मिलजुल करके काम करना है तो हमें अपने घर से ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है अपने घर में ही मिलजुल करके काम करें। घर में जो है जब हम आपस में आप अपने पेरेंट्स का साथ देंगे, उनके साथ मिलजुल कर हाथ बढ़ाएंगे तो उनके लिए भी आप बोझ नहीं बनेंगे। तो बच्चों को भी जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपको भी जब आप बड़े हो गए हैं तो छोटी मोटी जो चीजें हैं आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां से ही आपको हाथ बढ़ाना चाहिए तब जाकर, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए धीरे धीरे बोझ बनते जाएंगे। इसलिए हाथ बढ़ाइए, उनका साथ दीजिएगा, धीरे धीरे उनके साथ छोटे मोटे जो काम है वो आपको करना चाहिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकोगे। तो यही आपको करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी चीजों को आप अपना काम खुद करें, इससे जो है आपके पेरेंट्स को जो है आप के लिए जो है आप बोझ नहीं बनेंगे कि आप अपनी किताबें को जो है यहाँ से स्कूल से जाते हैं कहीं किताबें फेंक दी, कहीं ड्रेस फेंक दी। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी माता जी आपके लिए बहुत सारा काम करती हैं घर में, आपके पापा आपके लिए काम करते हैं। आप उस घर को फिर चीजों किताबों से और अपने ड्रेस से फैला दोगे तो उनके लिए आप बोझ बन जाओगे। लेकिन आप अब घर यहाँ से जाते हैं, अपनी चीजों को आप जगहों पर रखते हो, किताबों को बुक सेल्फ में रख रहे हैं, आप अपनी जो कपड़े हैं उनको अलमारी में आप अच्छे से जो है वेल तरीके से आप उसको रखते हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी जो है आपको देख के खुशी होगी कि हाँ बच्चा जो है, और ये आपको करना भी चाहिए।
तो इस बात का ध्यान आप ऐसे रख सकते हैं। साथ में छोटे-मोटे काम में आप अपना हाथ बटा सकते हैं। तो इस बात का आपको घर से ही ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के आप किसी देश का निर्माण कर पाएँगे। अदरवाइज़ ये सोचना भी जो है आपके लिए, आप घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर आप कुछ बहुत कुछ करने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। घर से ही अगर यदि आप जो है इस बात का ध्यान दें, तो बाहर भी फिर आपकी आदत बन जाएगी और धीरे-धीरे आप जिस समाज में जाएँगे, आप सबका हाथ बटाएँगे। ठीक है? पापा के काम और माँ के काम में ये काम क्या-क्या हैं? तो आपके पापा क्या काम करते हैं और आपकी माताजी क्या काम करती हैं? और आप जो है अपने माँ और अपने पापा का किस प्रकार से आप हाथ बटा सकते हैं? किस प्रकार से जो है आप वहाँ पर साथी हाथ बढ़ाना, आप उनके साथ जो है किस प्रकार से मिल-जुल करके काम कर सकते हैं? क्या वे एक-दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो ये भी आपका प्रश्न है यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स, आपकी माताजी, आपके पापा जो हैं, एक-दूसरे से वो क्या-क्या काम करते हैं? क्या जो है वो एक-दूसरे का हाथ बटाते हैं? बिल्कुल, एक घर जो है वो चलता है एक माँ और पापा से। यानी कि एक-दूसरे का वो हाथ, पापा आपके बाहर से जो है अ, धन का अर्जन करते हैं, तो माताजी आपकी घर चलाती हैं। तो वो एक-दूसरे का हाथ बटाते हैं, तब जाकर के एक परिवार चलता है। और यदि जो है एक भी अपना काम छोड़ दे, तो ये असंतुलन उसमें उस परिवार में आ जाता है। इसलिए वो जो है एक-दूसरे का हाथ बटाते हैं और बच्चे भी अगर इसमें हाथ बटाना शुरू कर दें, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो उस परिवार का माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो आपको भी जो है घर में जाकर के अपने माता-पिता का और अपने भाई-बहनों का, सभी का आपने हाथ बटाना चाहिए। तो ये कुछ आपके कविता से आगे के प्रश्न थे, ठीक है? जिन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख कर के लाएँगे। यदि तुमने नया दौर फ़िल्म देखी है तो बताओ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो बताओ कि यह गीत फ़िल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फ़िल्म नहीं देखी है तो फ़िल्म देखो और बताओ। तो आप ये जो है फ़िल्म देख कर के इसको बता, ठीक है। अब यहाँ पर कहावतों की दुनिया से कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप देख लेंगे। साथ में आपने जो साथी हाथ बढ़ाना, ये जो आपकी गीत है, इसके सभी प्रश्न आप कर लेंगे और जिन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको नहीं आते हैं, उन्हें आप कविता से देख सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर। तो वैसा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सरल भाषा में ये कविता लिखी गई है और जो कुछ कठिन शब्द थे वो हम आपको लिखा चुके हैं। तो भावार्थ भी आपको जो है लिख करके बताना और यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाना, ये इसकी भी आवश्यकता नहीं है इस गीत में, क्योंकि ये सरल भाषा में लिखा गया एक गीत है। तो स्टूडेंट्स, हमने साथी हाथ बढ़ाना ये जो गीत है ये हमने पढ़ा। साथ में इसके प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं, मैं आपको प्रश्न उत्तर बता चुकी हूँ। आप घर में जा कर के और बहुत ही सुंदर लेख में आप इन प्रश्नों को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।